डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन पर बात की थी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी साइड पर हम लोगों ने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था। एक स्विच लगा था, उस स्विच को हमने ऑफ रखा था, लोड का सारा सेटअप बनाया हुआ था, लेकिन स्विच को ऑफ कर दिया तो हम ये बोल रहे थे कि ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन पर वर्क कर रहा है। मतलब सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं लगा हुआ था, स्विच ऑफ था। और स्विच ऑफ होने की वजह से क्या था कि सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग पर ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो रहा था E2, क्योंकि सेकेंडरी साइड पर एक फ्लक्स तो आ रहा था जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। अब अगर हम ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन की बात करनी है तो हमें क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी साइड पर जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के स्विच को ऑन कर देना होगा। जब स्विच ऑन कर देंगे मतलब स्विच को हमें क्लोज कर देना होगा और क्लोज करने से सेकेंडरी साइड पर भी एक करंट फ्लो होना शुरू होगी। अब उस करंट के वजह से क्या होगा, जैसे ही सेकेंडरी साइड पर करंट आएगी तो सेकेंडरी साइड की करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो मेन फ्लक्स था जिसके वजह से E2 डेवलप हुआ था उस मेन फ्लक्स का अपोज करेगी। अब जब वो मेन फ्लक्स का अपोज करेगी तो मेन फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। सेकेंडरी साइड की करंट आते ही मेन फ्लक्स आपका क्या होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच में फ्लक्स था फाई, वो फाई रिड्यूस होगा। और फाई के रिड्यूस होने से आपका क्या रिड्यूस होगा, क्योंकि फाई ने डेवलप क्या किया था, E1 प्राइमरी साइड की वाइंडिंग पर, तो E1 रिड्यूस होगा। और जैसे ही E1 रिड्यूस होगा तो प्राइमरी साइड पर KVL की इक्वेशन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उस KVL की इक्वेशन की भरपाई कैसे होगी, कैसे प्राइमरी साइड से एक पावर निकलेगी जो सेकेंडरी साइड के लोड को भरपाई करेगी। मतलब सेकेंडरी साइड पे जैसे ही आप लोड लगाओगे तो सेकेंडरी साइड भी एक पावर की डिमांड करेगा कि हमको भी पावर चाहिए। तो सेकेंडरी साइड की पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, प्राइमरी साइड, क्योंकि सोर्स हमारा प्राइमरी साइड पर ही है, प्राइमरी साइड पर ही सोर्स कनेक्टेड है, तो सोर्स ही फुलफिल करेगा। तो हम ये देखेंगे कि कैसे सेकेंडरी साइड से इंफॉर्मेशन प्राइमरी साइड तक पहुंच रही है कि अब लोड कनेक्ट हो गया और हमें पावर की रिक्वायरमेंट है, हमें पावर वहां से भेजो। कैसे ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया और ये हमने प्राइमरी साइड पर सोर्स कनेक्ट कर दिया और इस सोर्स को हमने नाम दिया V1 और इस रेजिस्टेंस को नाम दिया R1। और इस प्राइमरी साइड पर जो नंबर ऑफ टर्न्स थे उनको हमने नाम दे दिया N1। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड पर तो वाइंडिंग कनेक्टेड पिछली बार भी थी, बस स्विच को ऑफ किया था। अभी हम यहाँ पर भी स्विच को ऑफ करके ही बात करेंगे। ये हमारा स्विच है, ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, और ये है सेकेंडरी साइड पर लोड। इसका रेजिस्टेंस R2 है, ये स्विच S है और सेकेंडरी साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स को हमने नाम दे दिया N2। ठीक, जैसे ही आप प्राइमरी साइड पर ये वाइंडिंग कनेक्ट होगा, कोर है, तो इस प्राइमरी साइड से क्या निकलेगी, एक करंट निकलेगी जिसको हम लोगों ने इसमें बात की थी IM। और ये IM करंट किसके बराबर थी, याद करिए, IM किसके बराबर था, इक्वल टू I5 प्लस
IC। मतलब एक करंट जो इस फ्लक्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक करंट जो इस कोर के अंदर लॉस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये हमारे पास एक करंट निकली थी और इस करंट के निकलने से क्या हुआ था, यहाँ पर एक फ्लक्स डेवलप हुआ था। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लक्स ऊपर बनेगा, तो एक फ्लक्स डेवलप हुआ था और इस फ्लक्स में चूंकि वोल्टेज आपका साइनोसॉइडल है, वेरिएबल है, तो आपकी करंट भी वेरिएबल है और यहां पर जो फ्लक्स बना ये फ्लक्स भी वेरिएबल था और इस फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से इस कॉइल के एरिया में फ्लक्स चेंज होगा और इस पर यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप होगा और उस ईएमएफ को, प्राइमरी साइड के ईएमएफ को हमने नाम दे दिया E1। सेम वैसे ही ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड के कॉइल के एरिया में भी वेरी करेगा, तो सेकेंडरी साइड पर भी यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप होगा और उस ईएमएफ को हमने नाम दे दिया E2। बहुत से लोग इसको VP एंड VS के नाम से भी बोलते हैं, तो आप उसको जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो ये E1 एंड E2 नाम दे दिया। प्राइमरी साइड पर जब करंट आएगी तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक लीकेज फ्लक्स होगा और लीकेज फ्लक्स क्यों होगा, क्योंकि कोर और वाइंडिंग के बीच में एयर गैप हो जाता है और उस एयर गैप से भी हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाती है, एयर में लीक कर जाती है। तो ये ऐसे एक लीकेज फ्लक्स बन जाएगा phi L1 और यहाँ पर भी एक लीकेज फ्लक्स इस साइड में भी बन जाएगा, उसको हमने नाम यहीं पर लिख दिया है, ठीक। और इसी तरीके से सेकेंडरी साइड पर भी बनेगा, अभी हम देखते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। प्राइमरी साइड पर थोड़ा केवीएल की इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। तो हम बात करें अगर केवीएल एट प्राइमरी साइड, तो केवीएल क्या होगा, V1 इक्वल टू E1 प्लस IMR1 प्लस JIMX1, ठीक। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी साइड को का स्विच ऑन करने, मतलब स्विच को हमने क्लोज कर दिया या सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आप देखो कि जैसे स्विच कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ईएमएफ एक क्लोज पाथ बन गया और ये क्लोज पाथ क्या करेगा, एक करंट प्रोड्यूस करेगा और उस करंट की डायरेक्शन इस मेन फ्लक्स जो ये फाई है इस फ्लक्स को अपोज करने वाली होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज ने क्या बोला था कि जब भी कभी किसी कॉइल के एरिया में फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पर एक ईएमएफ डेवलप होगा और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो करंट इस मेन फ्लक्स का अपोज करेगी, ठीक है, उस कॉज का अपोज। तो इसके वजह से यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हुआ और इसके वजह से करंट आ रही है, तो करंट इस फ्लक्स का अपोज करेगी। तो बेटा अब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इधर से ऐसे करंट जाएगी तो ये तो इस फ्लक्स का सपोर्ट करने लगी, तो हमें करंट अगर ऐसे चलेगी तो ये इसका अपोज कर रही है। इसका मतलब सेकेंडरी साइड में जो करंट यहाँ पर इंड्यूस्ड होगी उस करंट की डायरेक्शन ये होगी और इधर से इधर आपके पास करंट जाएगी स्विच को जैसे ही ऑन करोगे। और जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया करंट ऐसे आई, करंट आने के बाद इस पॉइंट पर आपका लोड पर भी एक वोल्टेज डेवलप होगा और उस लोड के वोल्टेज को हमने नाम दे दिया VL, लोड का वोल्टेज है ये, ठीक। अब इस करंट के वजह से आपके पास ये सारी चीज़ें तो आ चुकी हैं। अब इस करंट की वजह से एक चीज़ और बची है, वो है लीकेज फ्लक्स। अभी तक प्राइमरी साइड पर ही लीकेज फ्लक्स था, लेकिन जब सेकेंडरी साइड पर लोड आ गया तो सेकेंडरी साइड के वजह से भी एक लीकेज फ्लक्स डेवलप हुआ और उसको हमने नाम दिया phi L2। यहां पर लीकेज फ्लक्स, और इस करंट के वजह से एक फ्लक्स और डेवलप हुआ जो इस फ्लक्स का अपोज करने वाला था। देखो जैसे ही यहां पर
कनेक्ट आपने लोड कनेक्ट किया तो इसको एक पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी, और पावर की रिक्वायरमेंट मतलब इसको करंट की रिक्वायरमेंट हुई, और ये करंट ने क्या किया, इस मेन फ्लक्स को अपोज किया, मतलब इस फाई को क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया। तो अब देखो कैसे लोड की इंफॉर्मेशन प्राइमरी साइड तक पहुंच रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रांसफार्मर में यही है कि लोड के कनेक्शन की इंफॉर्मेशन प्राइमरी साइड तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। वायर इधर कनेक्टेड है और इधर कनेक्टेड है, इसका कोई आपस में इंटर कनेक्शन नहीं है। इसका और इस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इंटर कनेक्शन केवल और केवल करने वाला तो ये फ्लक्स है। इस फ्लक्स के माध्यम से ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक। तो जैसे ही आपने लोड को कनेक्ट किया, लोड को करंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, लोड की जैसे करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, फ्लो हुई, तो इस करंट के अकॉर्डिंग एक फ्लक्स डेवलप हुआ जो इस वाइंडिंग में इस मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। जब मेन फ्लक्स का ये करंट अपोज करेगा, मतलब मेन फ्लक्स को ये अपोज करेगा, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, और ये अगर फ्लक्स कम होगा तो आप याद करो कि इसी फ्लक्स के वजह से तो ये E1 डेवलप हुआ था। इसका मतलब इस E1 की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। अब अगर इस E1 की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो आप बताओ ये KVL हमारा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। मतलब प्राइमरी साइड पर, इस साइड पर देखा जाए तो ये वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि इसमें कोई चेंज किया नहीं, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब कम हो गई और ये वैल्यू बढ़ गई, ठीक। तो अब इस E1 की वैल्यू को डिक्रीज हो जाने से KVL अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि लोड के पास, इस सोर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई इस सर्किट में, इस प्राइमरी साइड में KVL के अनबैलेंस होने से इस सोर्स ने गेस कर लिया कि हाँ अब सेकेंडरी साइड पर कुछ ना कुछ कनेक्ट हो गया और सेकेंडरी साइड पर करंट की रिक्वायरमेंट हो गई है, और उसके अकॉर्डिंग इसको पावर भी चाहिए। तो कितनी पावर चाहिए, कितनी करंट है, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि लोड को पावर जितनी चाहिए उतनी ही करंट चाहिए, उसी हिसाब से करंट चाहिए, और इस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनबैलेंसिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक। तो अब जैसे ही I2 आया, फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो E1 कम हुआ, E1 कम हुआ तो KVL अनबैलेंस हुआ, और इस KVL को बैलेंस करने के लिए प्राइमरी साइड से क्या होगा, एक और करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी जो केवल और केवल लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आ रही है, और इस करंट का नाम है IB, बैलेंस करंट, ठीक। क्यों, क्योंकि आप देखो ना कि E1 डिक्रीज कर गया, हम R1 और X1 में चेंज तो कर नहीं सकते। R1 इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है जो फिक्स है, X1 इसका लीकेज फ्लक्स की वजह से फिक्स है। तो अब अगर बैलेंस करना है, इधर वाली चीज़ को फिर से V1 के बराबर करना है, तो जाहिर सी बात है कि इन टर्म्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग IM को ही इंक्रीज करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अब IM में एक नई करंट और ऐड हो गई, और उस करंट के ऐड होने से इस टोटल करंट को हम नाम देते हैं I1। आप लोग बहुत देर से समझ रहे होंगे कि भाई प्राइमरी साइड की करंट को हम I1 और सेकेंडरी साइड की करंट को I2 बोला करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो सर अभी तक तो I5, IC, IM, IB में बात कर रहे थे, I1 कहाँ गया? बेटा यही अब I1 है। इसका मतलब आपके पास I1 जो है ये कुछ नहीं है, एक करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस बैलेंस करंट, इन दोनों का सम मिला के क्या होता है, I1 होता है। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट दो पार्ट्स में मिलके बना है, एक है I5 जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स बनाता है, और एक आपका है IC जो ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरी कहानी होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक। तो प्राइमरी साइड पर इक्वेशन आपने, जैसे ही इस करंट को हम IM की जगह, I1 की जगह पर हम IM करेंगे, और इस I1 की जगह पर हम IM करेंगे, तो अब हमारा ये KVL फिर से बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के टर्म्स कुछ बढ़ गए। तो प्राइमरी साइड पर KVL की इक्वेशन जो है वो क्या है, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1, और यहाँ पर जो प्राइमरी साइड की करंट है वो करंट आपकी IM प्लस IB। अभी कुछ देर बाद मैं ये प्रूव करूँगा कि IB जो करंट है ये डायरेक्टली रिलेटेड है I2 से, क्योंकि मैंने बोला इस चीज़ को कि सेकेंडरी पर जब करंट आएगी, सेकेंडरी पर जब लोड आएगा तो सेकेंडरी पर करंट आएगी I2, और इस I2 के वजह से जो पावर की रिक्वायरमेंट इसको चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ये करने वाला है, और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए
इसने अपने तरफ से एक करंट और भेजी थी IB। तो ये IB है, पूरा पूरा I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि IB और I2 का रिलेशन है। तो ये तो रही प्राइमरी साइड की कहानी। अब अगर हम KVL सेकेंडरी साइड पर लगाएं, KVL एट सेकेंडरी साइड, अगर KVL सेकेंडरी साइड पर हम बात करें तो क्या होगा? सेकेंडरी साइड पर सोर्स वोल्टेज क्या है? E2 इक्वल टू लोड का वोल्टेज VL प्लस रेजिस्टेंस पर क्या है? I2 R2 प्लस लीकेज की वजह से, तो यहां पर जैसे JI1X1 था वैसे ही यहां पर भी हम बात कर लेंगे JI2X2। लीकेज फ्लक्स की वजह से यहां पर भी हम एक रिएक्टेंस यूज कर लेते हैं और इसको बोलते हैं X2 सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, और JI2X2 को सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। जैसे यहां पर हम प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस X1 को बोलते थे, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहां पर देख लेंगे। तो सेकेंडरी साइड पर KVL की इक्वेशन ये हो गई, प्राइमरी साइड पर KVL की इक्वेशन ये हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा MMF की इक्वेशन की बात करें। MMF इक्वेशन, MMF इक्वेशन अगर देखा जाए, प्राइमरी साइड पर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, किधर है? फ्लक्स ऊपर जा रहा है। तो इसको अगर हम प्राइमरी साइड का MMF बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू प्राइमरी साइड की करंट I1। अब इसके वजह से फ्लक्स इधर सेकेंडरी साइड के करंट के वजह से फ्लक्स ऊपर जा रहा है, तो ये फ्लक्स, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स अपोजिट है, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। N2 I2 इज इक्वल टू किसी भी सर्किट का नेट फ्लक्स। याद करिए हम लोग KVL में भी क्या बात करते थे एक सर्किट में, कि किसी भी सर्किट का नेट EMF उसके करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब नेट वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो नेट EMF इक्वल टू I इंटू R था, तो नेट MMF इक्वल टू क्या होगा? फाई इंटू S। मतलब इसका जो मेन फ्लक्स है फाई इंटू इसका सर्किट का रिलक्टेंस। बेटा यह ध्यान रखना, ये स्विच है, ये S नहीं है, ये स्विच। यहाँ पे S जो है इस कोर का रिलक्टेंस है, मतलब इसके मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस है, फाई इंटू S। लेकिन अभी आप देखो इसके पिछले वाले लेक्चर में फाई इंटू S को हम लोगों ने बात किया था। ये फाई इंटू S किसके बराबर था? N1 इंटू IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्योंकि अगर आप जो फाई है वो तो आप इसको न भी लगाओ तब भी इस कोर के अंदर एक फ्लक्स था, तो वो क्या था? N1 इंटू IM। अब हम क्या करें, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। N1 IM माइनस N2 I2 इक्वल टू N1 IM। यहाँ पर अगर N1 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? I1 माइनस N2 बाई N1 इंटू I2 इक्वल टू IM। अब थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान से देखो कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये है क्या? I1 इक्वल टू IM प्लस N2 बाई N1 इंटू I2। IM में इतनी चीज को हम ऐड कर रहे हैं तो वो किसके बराबर हो रहा है? IM के बराबर। और ये जिस चीज को हम वो ऐड कर रहे हैं वो किसके ऊपर रिलेटेड है? I2 से रिलेटेड है। इसका मतलब अगर I2 0 है तो उस केस में आपके पास ये टर्म पूरा क्या होगा? 0 होगा, और हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में चला जाएगा। और प्राइमरी साइड से निकलने वाली करंट जिसको हमने I1 नाम दिया वो किसके बराबर हो जाएगा? IM। और हम लोगों ने इसके पिछले वाले लेक्चर में प्राइमरी साइड की करंट को केवल IM ही लिखा भी था। तो इसी करंट को हम क्या नाम देते हैं? यही करंट हमारी क्या है? बैलेंस करंट है। तो ये IM प्लस IB
और ये किसके बराबर है, I1। और इस IB को हम क्या लिख सकते हैं, IB का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, N2 बाई N1 इंटू I2। तो अब देखो, जैसे ही सेकेंडरी पर करंट आएगी, प्राइमरी साइड पर एक बैलेंस करंट अपने आप फ्लो होने लगेगी, और सेकेंडरी करंट को जीरो करो, प्राइमरी साइड की बैलेंस करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो, और I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IM के बराबर हो जाएगी। तो इसी करंट को हम क्या नाम देते हैं, बैलेंस करंट। और ये इसका काम क्या है, लोड के रिक्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक, इट बैलेंसेस द लोड रिक्वायरमेंट। I5 का काम क्या है, इस कोर के अंदर फ्लक्स के बनाने की जिम्मेदारी लेता है। IC का काम क्या है, कोर के अंदर जो लॉस है उस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और IB का काम क्या है, वो लोड के रिक्वायरमेंट को बैलेंस करता है। तो अब हमारे पास बेटा लोड तीन तरह के हो सकते हैं। ये लोड हमारे पास या तो प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है, या हमारा लोड RL टाइप का हो सकता है, या हमारा लोड RC टाइप का हो सकता है। प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि तीन ही तरह के लोड हो सकते हैं, या तो प्योरली रेजिस्टिव, या तो R और L का हो, या तो R और C का हो, और इसके बाद ये भी हो सकता है और ओनली L, मतलब प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव भी लोड हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी दुनिया में इंडक्टर नहीं है जिसके अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ना हो, और ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं है जिसके अंदर उसके प्लेट्स पर रेजिस्टेंस ना हो। इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत है तो वो RL टाइप का है, और अगर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत है तो वो RC टाइप का ही है। तो हम लोग बेसिकली तीन तरह के लोड की बात करते हैं, प्योरली रेजिस्टिव, RL और RC टाइप के। ठीक, तो हम पहले इसका एक फेजर डायग्राम बनाएंगे तीनों के अलग अलग केस पर। ठीक, प्राइमरी साइड के EMF इक्वेशन को, KVL इक्वेशन को यहाँ से देखेंगे, सेकेंडरी साइड के EMF इक्वेशन की, KVL की इक्वेशन ये है, तो यहाँ से हम देखेंगे और इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो इसको हम अब फेजर डायग्राम देखते हैं। देखो, प्राइमरी साइड पर क्या है, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। अब हम थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना रहे हैं जिससे कि आपको देखने में अच्छा लगे, प्लस जो AKTU में जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं वो इस डायग्राम को हमेशा याद किए रहते हैं, तो मैं उसी तरीके का बना रहा हूँ। इसके बाद एक जनरल डायग्राम जो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम है वो भी अभी ड्रा कर देंगे हम। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्लक्स को हम 0 डिग्री पर बना रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसको इधर बना देते हैं नीचे। इस फ्लक्स से इसका वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, E1। इसको हमने यहां पे लिखा E1। इसके पहले हम डायग्राम में क्या बना देते, फ्लक्स इधर बनाते थे, E1 इधर। अब हमने फ्लक्स को इस पर बना लिया और E1 को इधर बना दिया। ठीक, अब फाई से हमारे पास क्या था, IM। प्राइमरी साइड से जो करंट निकल रही है उस करंट को हमने नाम क्या दिया है, IM। तो हमने यहां पर बनाया IM, I1, प्राइमरी साइड की करंट को I1। अच्छा, इस I1 के कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट, एक है IM और दूसरा है IB। तो हमने इसके दोनों कंपोनेंट बना दिए। ये कंपोनेंट हमने नाम दे दिया, इसको बोल दिया IM, और एक कंपोनेंट हमने नाम दे दिया IB। और आप देखो IB और IM का वेक्टर सम किसके बराबर है, I1 के बराबर है। ठीक, और आपको मालूम है कि फ्लक्स से इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो लीड करता है, तो लीड हमने करा दिया। इसका एडिशन I1 था, हमने इसको बना दिया। अब हमारे पास E1 में क्या ऐड करना है, I1 R1।
जब हमें E1 में I1 R1 ऐड करना है तो I1 की लाइन पर हम इसके एक पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे, इसको हमने बोल दिया I1 R1। अब हमें बनाना है JI1 X1, इसका मतलब इस I1 से 90 डिग्री लीड करता हुआ एक हमें वेक्टर बनाना होगा, उसे हम बोलेंगे JI1 X1। तो हम इस वेक्टर से 90 डिग्री लीड करता हुआ एक वेक्टर बना देते हैं, और इसका नाम हमने दे दिया JI1 X1। अब हमें इसके देखो E1 के आगे I1 R1 लिख लिया, इसके आगे JI1 X1, और फिर इसको अगर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दें तो ये हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसको हम नाम देंगे V1। बेटा हम E1 जो थोड़ा सा यहां बना देते हैं, ये E1। तो हमारे पास ये प्राइमरी साइड का ग्राफ बन गया। इसी ग्राफ को हम लोग, इसी फेजर डायग्राम को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ऐसे बनाया हुआ था, तो इसको हमने थोड़ा सा 90 डिग्री शिफ्ट करके बना दिया। ठीक, अब आप बताओ E1 और E2 दोनों के दोनों फाई से बने हैं, तो इसका मतलब फाई से 90 डिग्री लीड करता हुआ E1 है, तो 90 डिग्री लीड करता हुआ E2 भी बनेगा अगर हम दोनों साइड में वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो। ठीक, अगर हम एक साइड ड्रॉप की और एक साइड राइज की बात कर लें तो फाई से 90 डिग्री लीड करता हुआ E1 बनेगा और फाई से 90 डिग्री लैग करता हुआ E2 बनेगा। ठीक, अगर हम दोनों को एक तरफ मानते हैं, एक ही डायग्राम, मतलब E1 को भी इधर ही बनाएं और E2 को भी इधर ही बनाएंगे, तो इसमें डायग्राम थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। मतलब E1 और E2 को बनाना और फिर E2 के साथ अब ये सारी चीज़ें भी आ जा रही हैं, तो इन सबको रिप्रेजेंट करने में ये डायग्राम थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए हम लोग E2 को इस E1 की लाइन को पीछे खींचते हैं और इस पर कहीं ना कहीं E2 आएगा और E2 को हम बनाएंगे इसी लाइन पर कहीं ना कहीं, देखते हैं कहाँ आता है, और वहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक, चलिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, I2 की लाइन पहचाननी है। आप बताओ IB इक्वल टू N2/N1 इंटू I2, इसका मतलब IB और I2 दोनों एक ही फेज में होने हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो IB की लाइन अगर ये है तो क्या इस लाइन को अगर हम पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यही लाइन हमारी क्या होगी, I2 की लाइन होगी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, I2 वाली लाइन। अब I2 में R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें जब I2 R2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को हम बोल देते हैं I2 R2। अब ये लोड हमारा प्योरली इंडक्टिव, हम आर सर्किट की बात कर रहे हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, तो लोड हमारा अगर प्योरली रजिस्टिव है तो उस केस में आप बताओ कि I2 और VL के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी लाइन पर क्या बनाना होगा, इसी पर हमें VL भी बनाना होगा। मतलब इसी लाइन को आगे हम एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा VL। इसका मतलब I2 R2 में VL ऐड कर लिए, और VL के बाद हमें क्या करना है, JI2 X2, मतलब इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ एक वेक्टर बनाना है। तो इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ एक वेक्टर हमने बना दिया और इसको हमने बोला JI2 X2, और ये इस लाइन पर जहां पर मिले उसको हमने बना दिया, ये हो गया हमारा अब E2। तो ये फेजर डायग्राम हो गया किसके लिए, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक,
अब अगर आपको मान लो RL सर्किट का डायग्राम बनाना है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम जो है रजिस्टिव सर्किट के लिए, मतलब फेजर डायग्राम रजिस्टिव के लिए है। अगर हमें RL के लिए बनाना है तो इसमें कहीं हमें कोई चेंज नहीं करना है। हमें अब चेंज क्या करना है, वोल्टेज को चेंज करना होगा। अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, यहां से हम चीज़ों को अब चेंज करते हैं। लोड हमारा अगर RL है तो लोड की पहले करंट देखो, करंट जो I2 है वो तो जाहिर सी बात है कि IB के फेज में ही होगी, ये हमारी I2 है। आप बताइए कि लोड अगर इंडक्टिव है तो करंट से वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। कितना लीड करेगा, वो जितना हमारे पास पावर फैक्टर एंगल होगा वो उतना लीड करेगा। तो अब इस करंट से इस वोल्टेज को लीड करना है। लीड करने के लिए हमने इससे थोड़ा सा इसको क्या किया, लीड करा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने ऐसे, और इसको हमने बोला VL। और आप देखो इसमें जो छोटा सा एंगल है यही हमारा पावर फैक्टर एंगल है, जिसको हम बोलेंगे θL, लोड का पावर फैक्टर एंगल, ये θL बोले। थीटा मतलब पावर फैक्टर एंगल और L मतलब लोड का, L मतलब इंडक्टर ना समझना, L मतलब लोड है, लोड का पावर फैक्टर एंगल। अब इस VL में क्या ऐड करना है, I2। तो I2 वाली लाइन इससे थोड़ी सी इधर बनी है, तो हम इससे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके इसको बनाएंगे। यहां से इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, और ये होगा अपना I2R2। और इसमें हमें क्या ऐड करना है, 90 डिग्री लीड करता हुआ एक वेक्टर JI2X2। तो हमने इसको लिख लिया JI2X2। अब अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें और जहाँ पर मिले इसको मिला दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब E2 को। और ये हमारा जो पावर जो फेजर डायग्राम है ये किसके लिए है, RL सर्किट के लिए है। ठीक। अब अगर बात की जाए RC सर्किट की, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, केवल और केवल ये वाला जो आपके पास वोल्टेज का जो लाइन था, इस लाइन को हम यहाँ से हटाएं, और इसके बाद ये अपना I2 वाली ही लाइन है। हमें वोल्टेज को क्या कराना है, अब लीड कराना है। हम I2 इधर लिख देते हैं, ये हमारी I2 की लाइन है, और हमें वोल्टेज को अब करंट को लीड कराना है, और वोल्टेज लैग करेगा तो लैग पीछे ही जाएगा। तो हमने इधर बना दिया VL, और इस VL में क्या ऐड करना है, I2R2। तो I2 वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे, इसको बोलेंगे I2R2, और इसमें हमें 90 डिग्री ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री होते हुए एक बनाना है वेक्टर, और इसको हम बोलेंगे JI2X2। तो ये हमारे पास जो फेजर डायग्राम है इसको हम बोलेंगे, ये भी आपके पास है θL, लोड का पावर फैक्टर एंगल। और देखो यहाँ पर वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। और इसके पहले वाले में करंट लैग कर रहा था और वोल्टेज लीड कर रही थी, और उसके पहले वाले में न तो करंट लैग कर रहा था न लीड कर रही थी, वो प्योरली R था। ये हमारे पास RC सर्किट का डायग्राम हो गया। तो ये तो रहा आपके पास ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, और हमने लोड पे तीनों तरह के लोड को अप्लाई किया है। हमने रजिस्टर भी अप्लाई करके देखा, फेजर डायग्राम, कैपेसिटर भी देखा जो यहाँ बना ही हुआ है, और इसके पहले जो बात की थी हमने इंडक्टर अप्लाई करके इन चीज़ों को देखा था। अब इसके बाद में हम लोग ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, और जब से सिलेबस चेंज हुआ तो वो तो क्वेश्चन मान के चलो कि हर 1-2 सेमेस्टर में वो चीज़ें पूछ ली ही जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन, इसका मतलब आपके पास E1 और E2 की इक्वेशन क्या बनेगी। अगर आपका फ्लक्स फाई की इक्वेशन पता है तो उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, वो सेट पैटर्न का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके बाद फिर हम लोग उसको जल्दी से अब ड्रॉ कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे EMF इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर
ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर का एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने के स्थिति में आ गए हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की देख ली हैं। तो अब हम ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा हम इसको इधर बनाते हैं जिससे कि हम यहीं पर पूरा काम कर सकें। प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, इसको हमने लिखा V1 और ये रेजिस्टेंस है R1 और इस प्राइमरी साइड की करंट को अब हम लिखेंगे I1। प्राइमरी साइड की करंट को हम लिखेंगे अब I1 और इस हमें मालूम है कि इस I1 के अंदर I5, IC और IM तीनों हैं। और जैसे ही इस प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में ये करंट फ्लो होगी जिसके नंबर ऑफ टर्न्स थे N1, प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1, तो यहाँ पर एक फ्लक्स डेवलप होगी और वो फ्लक्स ऐसे होते हुए सेकेंडरी साइड से होते हुए फिर से यहाँ चली जाएगी। ठीक, और जैसे ही यहाँ पर फ्लक्स आएगा, ये 5 फ्लक्स आएगा, तो आपको मालूम है कि प्राइमरी साइड पर एक EMF डेवलप होगा इस प्राइमरी साइड के वाइंडिंग के क्रॉस, उसको हम नाम देते हैं E1। ठीक, सेकेंडरी साइड पर जो वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हमने नाम दे दिया N2 और यहाँ पर जो लोड कनेक्टेड है और इस फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी साइड पर और सेकेंडरी साइड पर जो करंट आएगी उस करंट को हम नाम अब दे सकते हैं I2। ठीक, तो इस E1 और E2 के बारे में ही हमें इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है कि E1 और E2 है क्या। तो E1 क्या है? प्राइमरी साइड पर जब करंट हमने अप्लाई की तो जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स बना और ये फ्लक्स क्या किया, इस वाइंडिंग के एरिया में चेंज होता रहा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी साइड का वोल्टेज वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो इस तरह से I1 भी वेरिएबल होगा तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और जब फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इसके कॉइल के एरिया में फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे let the mutual flux between primary and secondary side is phi equal to phi m साइन ओमेगा टी। हमने मान लिया कि प्राइमरी साइड का फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू फाई एम
प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के बीच का जो म्यूचुअल फ्लक्स है ये फाई, वो इसकी इक्वेशन ये है। क्यों? क्योंकि ये करंट भी साइनसॉइडल है, वोल्टेज भी साइनसॉइडल, तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा? साइनसॉइडल होगा। तो अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू Faraday's law, EMF induced on प्राइमरी साइड पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसे हमने नाम दिया E1। E1 इक्वल टू क्या होगा? N1 d फाई dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1, और इसका म्यूचुअल फ्लक्स क्या है? फाई। तो E1 इक्वल टू N1 d फाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ से बस केवल इस फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E1 इक्वल टू N1 d dt, और फाई की जगह पर हम लिखेंगे फाई m साइन ओमेगा टी। और जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा E1 इक्वल टू N1 फाई एम कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा। साइन ओमेगा टी को टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो हम ओमेगा को इधर ले लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कॉस ओमेगा टी। लेकिन क्या इस कॉस ओमेगा टी जो ये आया है, क्या इससे इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं? उसको करने के लिए फिर से हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो E1 इक्वल टू N1 फाई एम ओमेगा, और यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री ऐसे लिखेंगे। और ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड EMF की इक्वेशन है। ये प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड EMF, और देखो प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड EMF इस फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो अगर इसका हम RMS वैल्यू लिखें, RMS वैल्यू ऑफ प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, तो वो क्या हो जाएगा? इसको हमने नाम दे दिया E1, और E1 क्या है? N1 फाई एम ओमेगा डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम में √2 से डिवाइड करते हैं तो RMS आता है। और बेटा ओमेगा को हम 2 पाई f भी लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख लिए 2 पाई फाई एम एफ N1, 2 पाई f फाई एम N1 अपॉन √2। यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि 2 पाई में जब हम √2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं इसकी वैल्यू E1 इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.44 फाई एम एफ N1। तो प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड EMF की इक्वेशन तो ये है और उसकी RMS वैल्यू ये है 4.44 फाई एम एफ N1। ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम बात करें EMF इंड्यूस्ड ऑन प्राइमरी साइड की जगह पर हम सेकेंडरी साइड की बात करें, EMF इंड्यूस्ड ऑन सेकेंडरी साइड, और इसको हम लिखेंगे E2 इक्वल टू N2 d फाई dt।
अब हम इसे जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें चेंज क्या है, यहाँ N1 है और वहाँ N2 है, तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास E2 N2 dt, और फाई की जगह पर हम फिर से लिख लेंगे फाई m साइन ओमेगा टी। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और सारी चीज़ करने के बाद आप देखोगे कि इस वाले में और इस वाले में केवल और केवल N1 और N2 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर E2 लिख देते हैं N2 फाई m ओमेगा, और साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस ओमेगा टी आएगा, और कॉस ओमेगा टी को फिर से साइन में लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया सेकेंडरी साइड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। तो ये तो हमारे पास होगा ईएमएफ इक्वेशन सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात की है वैसे ही हम आरएमएस वैल्यू भी इसकी देख सकते हैं। तो अब हम इसे देख लें। RMS value of secondary induced EMF, और ये क्या हो जाएगा आपके पास E2 इक्वल टू N2 फाई m ओमेगा डिवाइडेड बाई √2, और इसको हम लोग लिख लेंगे 2 पाई फाई m f N2 अपॉन √2, और सॉल्व करते हैं तो सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी आती है। E2 इक्वल टू 4.44 फाई m f N2। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंडरी साइड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू, और ये हमारे पास है प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू। ठीक, अब इन दोनों से आप देखो कि प्राइमरी साइड पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f है, और सेकेंडरी साइड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f है। तो याद करो हमने ट्रांसफार्मर में सबसे पहले बात की थी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट स्टेप्स अप और स्टेप डाउन द करंट और वोल्टेज लेवल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दोनों साइड में आप देखो कि बराबर है, तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता है। अब अगर हम थोड़ा सा इस पर इस ट्रांसफार्मर को अगर हम आइडियल मान लें, आइडियल का मतलब कि प्राइमरी साइड की वाइंडिंग पर जितनी पावर आपकी एपरेंट पावर बनी उतनी ही पावर यहाँ भी चली जाए, मतलब कोर में कोई लॉस ना हो, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लिख सकते हैं प्राइमरी साइड पर एपरेंट पावर E1 I1। वाइंडिंग पर बात करो, वाइंडिंग पर वोल्टेज कितना है, देखो इस वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज E1 और इसमें करंट जा रही है I1, तो इसकी एपरेंट पावर कितनी होगी E1 I1, और वैसे ही सेकेंडरी साइड की एपरेंट पावर होगी E2 I2। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो एपरेंट पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे E2 I2 के। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। और हम एक बार थोड़ा सा जो EMF ये निकाला है E1, ये RMS वैल्यू प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की, तो एक चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ पर ये करके देखें कि E1 बाई E2 का रेशियो क्या आ रहा है। अगर हम E1 बाई E2 करें तो क्या हो रहा है, 4.44 इसमें भी है, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, फाई m वहाँ दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, f भी दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर क्या है N1 और इसमें क्या है N2।
तो E1 अपान E2 का जो रेशियो है वो N1 अपान N2 मतलब प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं A, और ये A आपका है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्न रेशियो। ये A जो है, इस A का नाम है टर्न रेशियो। तो यहां से बेटा क्या है, E1 अपान E2 की वैल्यू I2 अपान I1 है, लेकिन E1 अपान E2 किसके बराबर है, N1 अपान N2। तो इससे हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, N1 अपान N2, और ये क्या है, A। तो अक्सर आपसे एक प्रूविंग बोल देता है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के साथ साथ ही, अगर नहीं भी बोले तब भी हम लोग ये काम कर लेते हैं। वो बोल देता है कि डिराइव द ट्रांसफार्मर वोल्टेजेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायरेक्ट रेशियो ऑफ टर्न्स वाइल करंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनवर्स रेशियो ऑफ टर्न्स। डायरेक्ट रेशियो ऑफ टर्न्स का मतलब देखो, प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट रेशियो है। सेकेंडरी का वोल्टेज है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, I2 अपान I1 मतलब सेकेंडरी की करंट प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही है, और प्राइमरी की करंट सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही है। तो करंट्स जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इनवर्स रेशियो में हो रहे हैं, जबकि वोल्टेज क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है डायरेक्ट रेशियो में। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में कहे कि डिराइव द क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर and also derive the voltages are transformed into direct ratio of turns while currents are transformed into inverse ratio of turns। तो अगर ऐसे बोले तो आपको ये चीज़ भी कर देनी है, और अगर ना भी बोले तब भी आप आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये बात करो। ठीक, अब हम थोड़ा सा फेजर डायग्राम बना देते हैं। फेजर डायग्राम, फ्लक्स को हम बनाते हैं यहाँ पर, और अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, इसका मतलब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को हम ज़्यादा कर देते हैं और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं। अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो हम इस पर लिखेंगे यहाँ E2, और इसी पर हम बनाएंगे E1। अब देखो E1 छोटा है और E2 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि N2 ग्रेटर देन N1 है, और ऐसा ट्रांसफार्मर जहाँ पर N2 N1 से बड़ा है उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, अब अगर हमारे पास मान लो कि ये फ्लक्स और ये हमारा क्या है E1, और हमने E2 को छोटा बनाया, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, N1 ग्रेटर देन N2, और अगर N1 ग्रेटर देन N2 है तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग बोलते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए है और स्टेप डाउन। और हम लोग देखो E1 और E2 दोनों एक ही फेज में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास E1 की भी इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री और E2 की भी इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, बस दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर होता है। फ्लक्स के साथ ये भी लीड करता है 90 डिग्री से, और फ्लक्स के साथ E2 और E1 दोनों 90 डिग्री से लीड करते हैं। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, डिपेंड करता है कि प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो ये रहा आज का हम लोगों का, एक तो हमने सबसे शुरुआत में बात की थी कि ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, और उस लोड पर हमने सारे रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव लोड लगा के बात की। और दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है AKTU के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, EMF इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जनरली अक्सर ये अगर पेपर आसान भी बने या डिफ़िकल्ट बने, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पर आप थोड़ा सा जल्दी से ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा कि EMF इक्वेशंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसकी इक्वेशन बहुत ही आसान है। हम लोगों ने सिंपली केवल डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर इन चीज़ों को निकाल दिया। और एक बार आप एक चीज़ देखो, दूसरे में बस केवल N1 की जगह N2 कर देना है और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती चली जा रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू।